हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अर्जुन मैथ्स पर अपने एसएससी जीडी के प्रैक्टिस सेट में। आज हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज हमारे पास कौन कौन सा प्रश्न है। उससे पहले आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। आप ऐसे ही पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। तो इसी के साथ अपने प्रश्न की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि हमारा पहला प्रश्न क्या है। हमारा जो पहला प्रश्न है वो कह रहा है कि 6 संख्याओं का औसत 20 है। यदि एक संख्या हटा दी जाए तो औसत 15 हो जाता है। कौन सी संख्या हटाई गई है? तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि कौन सी संख्या हटाई गई है। तो बहुत ही आसानी से इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। देखिए कैसे। पहले 6 संख्याओं का योग निकालते हैं, यानी 6 संख्या का सबसे पहले क्या निकालेंगे, 6 संख्या का योग। तो योग बराबर होता है आपका औसत। देखिए, योग बराबर होता है औसत गुणित संख्या। ठीक है, तो औसत हमारा दिया है 20 और जो संख्या है वो 6 है, तो ये आ जाएगा 120। यानी 6 संख्याओं का जो योग है वो 120 हो गया। अब एक संख्या हटा दी जाती है तो अब संख्या कितनी बची? तो अब संख्या बची 5 और जो इसका एवरेज है वो कितना है? तो औसत है आपका 15। तो योग कितना हो जाएगा? तो योग बराबर होता है आपका औसत गुणित संख्या, तो 15 गुणित हो जाएगा 5, तो 15 पचे 75। ठीक है, यानी 5 संख्याओं का योग 75 है और 6 संख्याओं का योग 120 है। तो आप करिए क्या, 120 में से 75 घटा दीजिए, आपको जो संख्या हटाई गई है पता चल जाएगी। तो देखिए 10 में से 5 गया 5 हो जाएगा और यहाँ बचा 11, 11 में से 7 जाएगा 4 बच जाएगा। यानी जो संख्या घटाई गई है वो है आपका 45। तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा? तो हम देख रहे हैं कि ऑप्शन डी में हमारा 45 दिया है और यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न में और देखते हैं कि हमारा दूसरा प्रश्न क्या है। देखिए, हमारा जो दूसरा प्रश्न है वो कह रहा है कि एक दुकानदार किसी पुस्तक पर छपे पुस्तक पर 10% की छूट के साथ पुस्तक को बेचने पर 12% लाभ अर्जित करता है। पुस्तक के क्रय मूल्य तथा उस पर छपे मूल्य का अनुपात बताइए। तो देखिए, जब आप कोई चीज खरीदने जाते हो तो उस पर एक मूल्य अंकित होता है और उसको अंकित मूल्य कहते हैं। अगर आप किताब खरीदने गए होगे तो आपको जितना मूल्य किताब पर छपा होगा उससे कम दाम पर किताब वो बेचता है। तो सबसे पहले इसमें मान लेंगे जो हमारा अंकित मूल्य है वो 100 रुपया है। ठीक है, अब देखिए 10% की छूट देता है, इसका मतलब उसका जो विक्रय मूल्य होगा वो कितना होगा? आपका 90 रुपया। अब विक्रय मूल्य हमारा जब 90 रुपया हो गया तो कह रहा है कि बेचने पर 12% का लाभ होता है। तो लाभ हमारा कितना है? 12% का। तो क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। देखिए, जब क्रय मूल्य निकालेंगे तो क्रय मूल्य बराबर क्या होता है आपका? विक्रय मूल्य गुणित 100 बटे लाभ। तो लाभ कितना है? 12% का। तो 100 में 12 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 112। अब क्या करेंगे आप? अब देखिए, इसको काटिए तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका, देखिए जब इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 से काटेंगे या 112 ही रहने देते हैं, ये हो जाएगा आपका 9000। ठीक है, अब बटे में हो जाएगा 112। अब ये तो क्रय मूल्य हो गया। उसके बाद कह रहा है पुस्तक के क्रय मूल्य तथा उस पर छपे मूल्य का अनुपात बताइए। तो क्रय मूल्य तो हमारा इतना हो गया और जो उस पर छपा मूल्य था उसको हमने 100 रुपया माना था। तो इसका अनुपात देख लेते हैं, मतलब 9000 बटे 112 बटे क्या हो जाएगा आपका 100। तो ये जो 100 है यहाँ पे चलाया गया, यानी यहाँ पे हो जाएगा 9000 बटे 112 गुणित 100। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 00 हम लोग काट देते हैं। अब इसको काटेंगे 2 से तो ये हो जाएगा आपका 45 और जब इसको 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 56, क्योंकि 56 गुना होता है 112। तो जो अनुपात आया वो 45:56 आएगा। अनुपात कितना आ गया आपका? 45:56। तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा? तो हम देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है 45:56 और यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रश्न में और देखते हैं कि हमारा तीसरा प्रश्न क्या है। जो हमारा तीसरा प्रश्न है वो बहुत ही शानदार है और बहुत ही आसानी से लगने वाला है। सवाल क्या है कि एक सौदागर एक वस्तु का 80% भाग 15% लाभ पर बेचता है तथा शेष भाग 5% हानि पर बेच देता है। इस प्रकार उसे 9350 रुपया का लाभ होता है। उसने उस वस्तु को कितने रुपए में खरीदा था? यानी यहाँ पे पूछ रहा है कि उसने उस वस्तु को कितने रुपए में खरीदा था। तो सबसे पहले मान लेंगे, यानी माना उस वस्तु का जो क्रय मूल्य था वो कितना होगा? 100 रुपया। ठीक है, 100 रुपया हमने उस वस्तु का क्रय मूल्य मान लिया। अब देखिए, अब वो 80% भाग बेच रहा है। तो कितना भाग बेचा उसने? 80%, मतलब 80 रुपया में बेचा तो उसे कितने का लाभ हुआ? तो 15% का लाभ हुआ। तो 80 भाग बेच रहा है तो 15% का लाभ होगा। तो इसका विक्रय मूल्य निकाल लेंगे। तो विक्रय मूल्य क्या होता है?
क्रय मूल्य गुणते 100 प्लस लाभ बटा 100, यानी ये हो जाएगा आपका 115 बटा के 100। अब देखिए इसको जब काटेंगे तो 1 0 से 1 0 काट दीजिए, उसके बाद काट दीजिए इसको 5 दूना के 10 और 5 तिहाई 15, यहाँ 5 दूना के 10 और 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 4। अब 23 चौका होता है आपका 92, यानी यदि वह 80% भाग 15% लाभ पर बेचता है तो उसे 92 रुपया में बेचेगा। यदि 100 रुपया में खरीदा है तो अब देखिए क्रय शेष भाग 5% की हानि पर बेचेगा, तो कितना भाग बचा है, 20 बचा है। अब उसको हानि पर बेचता है तो कितने हानि पर बेचेगा, 5%, तो ये हो जाएगा 100 में से 5 घटाएंगे 95 बटा के 100। अब 20 पंचे 100 और 5 से काटेंगे 95 को तो 19 हो जाएगा, यानी जो बेच रहा है आपका 20% वो कितने रुपया में बेच रहा है, तो 19 रुपया में बेच रहा है। अब कुल विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, देखिए कुल आपका विक्रय मूल्य जो होगा वो हो जाएगा 92 प्लस 19। अब इसको जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 111 रुपया, यानी वो देखिए खरीदा था 100 रुपया में और बेच कितने में रहा है, 111 रुपया में, तो लाभ कितने का हुआ, तो लाभ हुआ आपका 11 रुपया का। ठीक है, अब देखिए आप कहोगे यहाँ पे तो लाभ 9350 दिया है, आप 11 क्यों लिख रहे हो, अभी बताते हैं। देखिए कैसे, जब आपका लाभ 11 रुपया का था तो खरीदा था आपका कितने में, 100 रुपया में। ठीक है, और जब लाभ 1 रुपया में होगा तो खरीदेगा कितने में, 100 बटा 11 में। अब जब लाभ आपका 9350 रुपया का होगा तो खरीदेगा कितने में, तो ये हो जाएगा आपका 100 बटे 11 गुणते 9350, 11 अट्ठे 88 हो जाएगा यहाँ पर, और 11 पचे 85, यानी कुल मिला जुला के हो जाएगा आपका 85,000 रुपया। ठीक है, यानी जो हमारा वस्तु का खरीद मूल्य था वो था आपका 85,000। तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी देख रहे हैं, हमारा 85,000 दिया है और यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं अपने चौथे प्रश्न में और देखते हैं कि हमारा चौथा प्रश्न क्या है। हमारा जो चौथा प्रश्न है वो कह रहा है कि एक टंकी को भरने के लिए 2 पाइप ए और बी हैं। ए टंकी को बी की अपेक्षा 5 घंटे कम समय में भर देता है। दोनों एक साथ टंकी को 6 घंटे में भर सकते हैं। अकेला ए टंकी को कितने समय में भरेगा। तो देखिए यहाँ पर हम लोग मान लेंगे कि अकेला, देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी बात नोटिस करने वाली ये है कि ए टंकी को बी की अपेक्षा 5 घंटे कम समय में भरता है, यानी बी जो है वो 5 घंटे ज़्यादा लेता है ए की अपेक्षा। तो मान लेंगे कि जो ए है वो टंकी को x घंटे में क्या करेगा, भर देगा। तो बी क्या करेगा, इसका 5 घंटा ज़्यादा लेगा, तो हो जाएगा x प्लस 5 घंटे। ठीक है, अब क्या कर देंगे, इनके 1 घंटे का, 1 घंटे में ये दोनों कितने भाग भरते हैं उसको हम लोग काउंट कर लेते हैं। कहने का मतलब 1 बटा x प्लस यहाँ पे हो जाएगा 1 बटा x प्लस 5। अब ये बराबर हो जाएगा 1 बटा 6 के, यानी 1 घंटे में a के द्वारा भरा गया और प्लस 1 घंटे में b के द्वारा भरा गया पानी, वो हो जाएगा आपका दोनों के द्वारा 1 घंटे में कितना भाग भरा गया है। अब इसको काउंट कर लेते हैं, तो यहाँ पे गुणा करवा देंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 5 प्लस x और गुणते हो जाएगा इधर 6 और यहाँ कर देंगे हम लोग x स्क्वायर प्लस 5x। अब जब गुणा करवाएंगे तो x 2x का जब 6 में गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा आपका 12x और 6 पंचे 30 और यहाँ हो जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस 5x। पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12x और माइनस 30 बराबर 0। यहाँ पर ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर माइनस 7x और माइनस 30 बराबर 0 के। अब क्या करेंगे, 10 तिहाई 30 और 10 में से 3 जाता है 7 बचता है, यानी जो इसका खंड होगा वो हो जाएगा आपका माइनस 10 और प्लस 3। अब जब इस माइनस 10 को बराबर के उस तरफ ले जाएंगे तो बन जाएगा ये प्लस 10, यानी जो x की वैल्यू आएगी, x की वैल्यू वो हो जाएगी 10 कामा माइनस 3। तो हम माइनस वाला छोड़ देंगे, प्लस वाला काउंट कर लेंगे। तो x हमने किसको माना था, a द्वारा कितने घंटे में पानी भरा जाता है, तो x की वैल्यू हमें पता चल गई 10, यानी a द्वारा 10 घंटे में पानी को भरा जाएगा। तो कौन सा उत्तर आपका उस हिसाब से सही हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर बी दिया है आपका 10 घंटे और यही हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में और देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा जो 5वां प्रश्न है वो बहुत ही शानदार है और बहुत ही आसानी से लगेगा। देखिए कैसे, कह रहा है कि एक फल विक्रेता 600 रुपया में 240 सेब खरीदता है। उनमें से कुछ सेब खराब हैं और फेंक दिए जाते हैं। वह प्रति
3.50 रुपया के हिसाब से शेष सेब बेच देता है और 198 रुपया का लाभ कमाता है, फेंके गए सेबों का प्रतिशत क्या है? तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या कर रहा है, वो कर रहा है आपका 600 रुपया में, 600 रुपया में वो खरीद रहा है आपका 240 सेब। ठीक है, अब अगर हम देखें तो क्रय मूल्य 240 सेबों का कितना है? 600 रुपया। अब वो जो बेच रहा है, वो बेचने के बाद उसे कितने का लाभ हो रहा है? 198 रुपया का। जब 198 रुपया का लाभ हो रहा है तो विक्रय मूल्य कितना होगा? तो विक्रय मूल्य हो जाएगा आपका 600 में हम लोग क्या करेंगे, 198 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका 798 रुपया के बराबर। ठीक है, जब 798 रुपया के बराबर हो जाएगा तो अब वो 240 सेब खरीदा था आपका, कितने में खरीदा था? तो 240 सेब खरीदा था 600 रुपया में। अब 240 सेब जब 600 रुपया में खरीदा था और वो एक सेब बेच रहा है 3.5 रुपया में, तो देखिए जब एक सेब 3.5 रुपया में बेच रहा है तो सेबों की कुल संख्या जो वो बेचेगा वो कितना हो जाएगा? देखिए सेबों की कुल संख्या, सेबों की जो कुल संख्या वो बेचेगा, जो कि वो बेचेगा कितना होगा? तो आप 798 में 3.5 से भाग करवा दीजिए, आपका सेबों की संख्या पता चल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 10 से इसलिए गुणा करवाएं ताकि दशमलव हट जाए, तो ये हो जाएगा 798 बटा 35, यहाँ 0 लग जाएगा। अब इसको 7 से काटते हैं, तो जब 7 से काटेंगे तो हो जाएगा 7 एक कम 7, फिर 7 एक कम 7, 7 चौक 28 और 7 जीरो हम 0। अब यहाँ हो जाएगा 7 पचे 35, 5 से काटिए इसको, 5 दूना के 10, फिर 5 दूना के 10 और 5 आठे 40, यानी जो सेबों की संख्या हो गई, ये सेब आया है वो कितना हो गया? 228 सेब। अब देखिए उसने खरीदा कितना था? 240, बेचा कितना है? 228, तो कितने सेब खराब हुए? तो आप कहोगे यहाँ पे घटा लीजिए, तो 12 सेब जो हैं हमारे खराब हो गए। तो जब 12 सेब खराब हो गए, ये खराब सेब है 12, अब इसका प्रतिशत निकालेंगे तो हो जाएगा 12 बटा जो कुल सेब है 240 गुणित 100, यहाँ पे प्रतिशत, तो 12 दूना के 24, ये हो गया 20 और 20 एक कम 20, 20 पंचे 100, यानी जो कुल खराब सेबों का प्रतिशत आया वो 5% आया। तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा? तो हम देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है 5% और वही हमारा क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में और देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। देखिए हमारा जो 6वां प्रश्न है वो भी बहुत आसान है और पाइप टंकी का सवाल है, बहुत ही आसानी से लगेगा। देखिए कैसे कह रहा है कि पाइप ए तथा बी एक टंकी को क्रमशः 24 मिनट तथा 32 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो कितने समय बाद पाइप बी को बंद कर दिया जाए कि टंकी पूर्णतः 18 मिनट में भर जाएगी? तो इसमें बहुत सी सिंपल सी बात है कि टंकी 18 मिनट में भर जा रही है, इसका मतलब ये है कि ए जो है वो 18 मिनट तक चालू रहता है और जो बी है वो बीच में बंद हो जाता है। अब कितने समय बाद बंद होता है यही हमसे पूछ रहा है, तो यहाँ पे हम सिंपल से कर देंगे 18 बटा के 24 प्लस यक्स बटा के आपका 32 और कुल भाग कितना है टंकी का? तो एक भाग मानेंगे। अब देखिए अब यहाँ पर देखेंगे तो ये 24 चौका होता है 96 और यहाँ पर हो जाएगा आपका 32 तिया 96, तो इन दोनों का लसा होगा आपका 96 होगा। तो 24 चौका 96 होता है। अब 24 चौका 96 तो 18 चौक हो जाएगा यहाँ पे 72 और प्लस यहाँ पे 32 तिया 96 होता है, 3 दूना 6 3 त्रिका 9, तो ये हो जाएगा आपका 3x और ये हो जाएगा 1 के बराबर। अब गुणा कर दीजिए तो यहाँ पे हो जाएगा 72 प्लस 3x बराबर 96। अब यहाँ पे 3x बराबर, अब 96 में से 72 घटाएंगे तो यहाँ 4 मिलेगा, यहाँ 2 मतलब 24, तो 3 एक कम 3 और 3 आठे 24, यानी जो x की वैल्यू आई वो आई 8 और x की वो वैल्यू क्या है कि b कितने समय बाद बंद कर दिया जाएगा। तो ये x है सभी देखिए मिनट में है, तो ये भी कितना आएगा? मिनट में। यानी यदि आप b को 8 मिनट बाद बंद कर दोगे तो पूरा जो टंकी है वो 18 मिनट में भर जाएगा। तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 8 मिनट दिया था, 8 मिनट हमारा उत्तर भी आया। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा और पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, इससे हमको मोटिवेशन मिलता है ताकि हम आपके लिए ऐसे ही SSC GD का प्रैक्टिस सेट लेकर आते रहते हैं। तो बढ़ते हैं अपने 7वें प्रश्न में और देखते हैं कि हमारा 7वां प्रश्न क्या है। देखिए हमारा जो 7वां प्रश्न है वो कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 400 रुपया 2 वर्ष के लिए, 550 रुपया 4 वर्ष के लिए तथा 1200 रुपया 6 वर्ष के लिए जमा किया। उसे कुल साधारण ब्याज
1020 रुपया प्राप्त हुआ, वार्षिक दर क्या है। तो यहाँ पे देखिए जो ब्याज बराबर फार्मूला होता है आपका, ब्याज बराबर सिंपल सा फार्मूला क्या होता है आपका, मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा के 100। इसी पर ये सवाल लगेगा। तो मूलधन यहाँ पे 400 है और आपका समय है 2 वर्ष और दर नहीं दिया है, तो r बटा 100 कर लेंगे, फिर प्लस जोड़ेंगे 550 गुणित 4 गुणित r बटा 100। ये तो राइम बन गया, गुणित 4 गुणित r। ठीक है, यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 1200 गुणित आपका 6 गुणित r बटा के 100। अब ये कुल कितने के बराबर हो जाएगा, तो 1020 के बराबर। अब देखिए यहाँ पे डबल जीरो काटिए, यहाँ पर भी देखिए 1 0 से 1 0 काटिए और यहाँ पर डबल जीरो काट दीजिए। अब यहाँ पे हो जाएगा 4 दूना के 8 r और प्लस, अब देखिए 4 पंचे 20, 4 पंचे 20 और 2 कितना हो जाएगा 220 होगा, लेकिन 1 0 से यहाँ जो 1 0 था वो भी हम काट दिए, तो ये हो जाएगा 22 r प्लस यहाँ पे 12 6 72 और r हो जाएगा बराबर किसके, 1020 के। अब जोड़िए, देखिए 22 और 72 जब जोड़ेंगे तो आपको कितना आ जाएगा 94, और 94 में जब 8 जोड़ेंगे तो 102 आ जाएगा। 102 r बराबर हो जाएगा यहाँ पे 1020, तो 102 से काटेंगे तो 10 वेरियम कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका 10%। यानी जो वार्षिक ब्याज की दर थी वो 10% आएगी। तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा, तो हम देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है 10% और यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में और देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। देखिए एसएससी जीडी में बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं पूछता और बहुत ज़्यादा आसान नहीं पूछता, मीडियम में क्वेश्चन पूछता है। अगर आप मीडियम से तैयार करके जाते हैं तो आप मैथ में अच्छा खासा स्कोर कर पाओगे। ठीक है, हमने खुद आपका इस बार जो एग्जाम हुआ था 2022 का, उसमें 18 या 19 प्रश्न मेरे सही थे। ठीक है, और बहुत ही आसानी से प्रश्न थे। एक प्रैक्टिस सेट में हमने आपको दिखाया भी था कि कितने आसान प्रश्न पूछे थे। तो हमारा जो प्रश्न नंबर 8वां है उसको देख लेते हैं। घबराइएगा मत, एकदम आसानी से पढ़िएगा और बिना लोड लिए एकदम आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप टेंशन में तैयारी करोगे तो फिर देखिए सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि टेंशन में आप अच्छे से पढ़ भी नहीं पाओगे। तो देखिए, लेकिन अगर आप अच्छे से पढ़ते हो तो आपका सिलेक्शन एकदम पक्का हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 8वां देख लेते हैं। कह रहा है कि एक पिता तथा उसके पुत्र की आयु का योगफल 48 वर्ष है। 7 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का गुणनफल उस समय पिता की आयु का 6 गुना था। उस समय पुत्र की आयु क्या थी। यानी देखिए यहाँ पर है फादर और यहाँ पर है सन। ठीक है, अब इनकी आयु का योगफल देखिए, एक पिता तथा उसके पुत्र की आयु का योगफल, यानी अगर फादर और सन को जोड़ देते हैं तो ये हो जाता है आपका 48 वर्ष। ठीक है, अब 7 वर्ष पूर्व जाते हैं, क्योंकि 7 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का गुणनफल कर रहा है, तो पिता हो जाएगा आपका f-7 और इनका गुणा करवा देंगे पुत्र की आयु से, यानी s-7। कह रहा है कि उस समय पिता की आयु का 6 गुना था, यानी 7 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का जो गुणनफल था उस समय मतलब 7 साल पहले, तो 7 साल पहले पिता की आयु कितना था, f-7 था, इसका 6 गुना था। तो अब देखिए f-7 से f-7 क्या करिए, काट दीजिए, तो यहाँ बचा आपका s-7 बराबर 6 के। अब s बराबर कितना हो जाएगा, तो 7 6 कितना हो गया आपका 13। तो पूछ रहा था उस समय पुत्र की आयु क्या थी, तो उस समय पुत्र की आयु आपका 13 वर्ष था। लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ पर ये कहा है कि एक पिता था, उसके पुत्र की आयु का योगफल 48 साल था। अब देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, 7 वर्ष पूर्व, तो ये जो आपका यश आया है ये वर्तमान आयु आया है। ये मत आप जानिएगा कि ये आपका 7 साल पहले का आयु है, क्योंकि ये तो वर्तमान आयु है। लेकिन हमसे पूछ रहा था उस समय पुत्र की आयु, मतलब 7 साल पहले का। अब देखिए ऑप्शन में दिया नहीं है, आप जब लगाओगे 13 आएगा तो घबरा जाओगे कि ऑप्शन तो मैच नहीं कर रहा है, उसको छोड़ के आगे बढ़ जाओगे। लेकिन यहाँ पर आपको 13 में से 7 माइनस करना है, तब जाके आपका उत्तर आएगा। तो 13 में 7 जाएंगे कितना हो जाएगा, 6 वर्ष। यानी उस समय पिता की आयु तो हमको नहीं पता, लेकिन पुत्र की आयु हमने निकाला, तो कितना हो गया आपका 6 वर्ष, जो कि हमारे ऑप्शन में दिया है और यही हमसे पूछ भी रहा था। तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। देख लेते हैं कि हमारा 9वां प्रश्न क्या है। देखिए 9वां प्रश्न भी हमारा बहुत ही आसानी सा है। ये रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न है और बहुत ही ईजी वे से लगेगा, बस आप देखते जाइए। देखिए करें 400 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी स्टेशन पर खड़ी एक मालगाड़ी को 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई 41 सेकंड में पार करती है। उस मालगाड़ी की लंबाई क्या है। देखिए मालगाड़ी की यदि लंबाई पूछे
और वो किसी भी रेलगाड़ी को क्रॉस करे तो उस रेलगाड़ी की लंबाई प्लस मालगाड़ी की लंबाई, या पुल को यदि क्रॉस करे तो पुल की लंबाई प्लस रेलगाड़ी की लंबाई। तो यहाँ पर जो रेलगाड़ी जो है वो कह रहा है कि 400 मीटर लंबी है, ठीक है। अब एक मालगाड़ी को 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई 41 सेकंड में पार करती है। तो मालगाड़ी की लंबाई, तो हम लोग मान लेंगे मालगाड़ी की लंबाई यल है। तो आप क्या करिए 400 में यल जोड़ दीजिए और ये पूरा दूरी का काम करेगा। तो दूरी बराबर होता है आपका चाल गुणते समय। चाल दिया है देखिए 72, लेकिन ये किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है, तो इसको मीटर पर सेकंड में बदलेंगे, मतलब 5/18 से गुणा करा देंगे। अब ये चाल हो गया। अब गुणते समय है आपका 41। अब देखिए 18 चौक 72 और 4 पंचे कितना हो गया 20। ये हो गया आपका 400 प्लस यल, और यहाँ 4 पंचे 20 हो गया, तो 20 में गुणा करा देंगे हम 41 का। ये हो जाएगा आपका 400 प्लस यल बराबर, अब 41 दूना कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 82, ठीक है। अब यल की वैल्यू यदि निकालेंगे तो 400 को 820 में से घटाना पड़ेगा, तो हो जाएगा आपका 420 मीटर, ठीक है। तो जो मालगाड़ी की लंबाई थी वो 420 मीटर आ गई। तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा, तो हम देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है 420 और यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में और देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा देखिए आखिरी और 10वां जो प्रश्न है बहुत ही आसान है और बहुत ही आसानी से लग जाएगा। और यदि आप अभी तक हमारे चैनल पर बने हुए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिए और अपने दोस्तों तक शेयर करिए। देखिए हमारा जो 10वां प्रश्न है वो कह रहा है कि 55 आदमी किसी काम को 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 15 दिनों में ही काम समाप्त करने के लिए कितने और आदमियों की जरूरत होगी। तो देखिए इसके दो तरीके हैं, हम एकदम आसानी वाला तरीका बताते हैं। 55 आदमी किसी काम को 24 दिन में समाप्त करते हैं, तो आप लिखिए 55 गुणते 24, क्योंकि आप फार्मूला पढ़े हो MDH बराबर, यानी M1 D1 H1 बराबर होता है M2 D2 H2, यानी M1 व्यक्ति D1 दिन में काम करके H2 घंटे में काम को पूरा कर देते हैं। मतलब M1 व्यक्ति H1 घंटे प्रतिदिन दिन में काम करते हैं तो D1 दिन में काम समाप्त कर देते हैं। वो बराबर होता है यदि M2 व्यक्ति H2 घंटा प्रतिदिन काम करते हैं और D2 दिन में काम समाप्त हो जाता है। तो यहाँ पे H दिया नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे M1 D1 बराबर M2 D2 से इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। अब देखिए M1 का मान दिया है 55 और D1 का मान दिया है 24, ये बराबर हो जाएगा। अब देखिए 15 दिनों में ही समाप्त करना है, तो M1 का मान हमें नहीं पता है। अब यहाँ गुणते कर देंगे 15। अब इसको काटिए तो 5 से काटेंगे, 5 एक कम 5 और यहाँ 5 तिहाई 15 और 3 एक कम 3, 3 8 24 और 11 8 कितना हो जाएगा 88। यहाँ पे अब देखिए थोड़ा इंटरेस्टिंग बात होने वाली है। यहाँ पे यम का मान आ गया 88। अब आप उत्तर में देखोगे तो 88 है, ये नहीं है, घबरा जाओगे यार 88 तो मेरा आया ही नहीं, उत्तर मैच नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, ये कुल आदमी है, जैसे कि यहाँ 55 आदमी 24 दिन में समाप्त करते थे, तो आपको इसमें से 55 घटा लेना है, क्योंकि पूछ रहा था ना कितने और आदमियों की जरूरत पड़ेगी। तो कुल आदमी तो हो गए 88, इसमें 55 भी शामिल है, तो 55 को घटाएंगे तो आएगा आपका, देखिए यहाँ पे घटाएंगे तो 3 3, यानी 33 जो आदमी हैं आपके, उनको बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके आपका काम 15 दिनों में हो पाएगा। तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा, तो हम देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है 33 और यही हमारा सही उत्तर है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये पूरा का पूरा प्रश्न समझ में आया होगा, और आपको वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हमको ऐसे ही मोटिवेशन मिलती है आपके सब्सक्राइब करने से। तो मिलते हैं आपसे अगले प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद और पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए, आपको आपकी मंजिल जरूर मिलेगी।